जाएं मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। इंटेलिजेंस सेक्शन था हमारा, जिसको हम खुफिया विभाग बोलते हैं। उसके अंदर मैंने कश्मीरी वेशभूषा में 8 महीने तक कार्यरत किया। 8 आतंकवादियों को हमने इस दौरान मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। मतलब हम अनलोडिंग कर रहे थे, जिससे कि धमाका होने से पेट पाट पूरा फट गया था, पूरे स्प्लेंडर पाँव में लग गए थे। तो मैंने मेरी वाइफ को बहुत दिनों तक ये नहीं पता चलने दिया था कि भाई मेरे टांगे भी नहीं है क्या। जो ये चेहरे पे मुस्कान देख रहे हैं ना, इस मुस्कान के पीछे बहुत सारे राज हैं। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, पंचग्रामी गांव पापड़ा हिसार हरियाणा में मेरा जन्म हुआ है। और राष्ट्रों के राष्ट्र वीर शिवाजी की जन्मभूमि नासिक आज मेरी कर्म भूमि है। वहीं पर मैंने ट्रेनिंग किया था और आज वहीं पर आज मैं अपना टाइम बिता रहा हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय तोपखाने के अंदर मैं तोपची के रूप में कार्यरत था। और सबसे पहला मेरा ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था, जो आतंकवादियों के साथ में मुठभेड़ थी। वहाँ पर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया। पहली बार हमने श्रीनगर की धरती पर पाँव रखा था, क्योंकि कश्मीर की कली में हम लोगों ने कभी श्रीनगर को देखा था, डल झील को देखा था, शंकराचार्य को मंदिर को देखा था। पहली बार हमको वहाँ पर AK-47 56 चलाने का मौका मिला। वहाँ पर हम लोगों को दिन भर रोड प्रोटेक्शन का काम करते थे। रात को हम लोग गांव-गांव जाकर के आतंकवादियों को ढूंढते थे। 8 आतंकवादियों को हमने इस दौरान मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। रेजिमेंट का जो एक इंटेलिजेंस सेक्शन था हमारा, जिसको हम खुफिया विभाग बोलते हैं, उसके अंदर मैंने कश्मीरी वेशभूषा में 8 महीने तक कार्यरत किया। ख्याज नाम था मेरा, दाढ़ी दूढ़ी भरी हुई थी। वहीं पर ड्रेस में, उसी वेशभूषा में, वो कश्मीरी ड्रेस पहननी थी, उसी के अंदर गन छुपा के रखते थे, उसी के अंदर हम लोग रहते थे। और 8 महीने तक उन कश्मीरियों के साथ में घर में आना जाना, ये वो जानकारी निकालते थे। पीछे हमारे प्रोटेक्शन रहती थी, तो उन्हीं के सहारे हम लोगों ने ये विभाग में काम करते करते नीचे से जो सेना आने वाली थी वो लेट हो रही थी, वहीं से हमको मूव टू कारगिल का मौका मिला। कारगिल के अंदर हम लोगों को 24 घंटों के अंदर अपनी तोपों को तलोलिंग पर लगा दिया था। खुशकिस्मत की बात यह है कि तलोलिंग के ऊपर जैसे हमने 8000 हाइट के ऊपर लगाया, जिस तोप के ऊपर मैं था, खुदा न खास्ता पहला राउंड वही टारगेट के ऊपर हिट हो गया। तो मेरे लिए और मेरे रेजिमेंट के लिए बहुत प्राउड की बात थी, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग ये चीज़ का देख रहे थे कि भाई किसी का गोला उधर गिर रहा था, किसी का इधर गिर रहा था, लेकिन मेरी तरफ से जो गोला निकला था वही टारगेट के ऊपर हिट हो गया था। वही बैरिंग एलिवेशन से हमने तलोलिंग के ऊपर 51004875 के ऊपर विजय हासिल किया। विक्रम बत्रा पोस्ट, जिसको हम आज के नाम से जानते थे। यहाँ मैं एक जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि आप सोचोगे कि भैया मेरे से ज़्यादा बेस्ट फायरर वहाँ पर थे, मगर जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है। मतलब जैसे सेना में भर्ती होना लगा लो, या उसके बाद लड़ाई लड़ने का जो मौका मिलना, वो खूब दबा करके भगवान ने हमारे लिए सब दरवाजे खोल दिए थे। सूबेदार भंवर सिंह साहब वो शहीद हो गए थे तलोलिंग के ऊपर ही, मगर वो जिंदा थे। तब हम बोलते हैं साहब हमें राशन नहीं की जरूरत नहीं, हमें एमुनिशन ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ। तो वहीं पर ये मेरा वर्डिंग था, जो जनता मेरे को जानने लगी, यार ऐसा कौन सा सैनिक है जो बोलता राशन के बिना काम चला लेंगे, जैसे एमुनिशन चाहिए। बोले सैनिक यही चाहता है कि हमारे पास एक 20 mm की जगह भी रहती है मैगजीन डालने के लिए, उसके अंदर हमें मैगजीन ही चाहिए, ना कि बिस्कुट चाहिए। मतलब और लड़ाई में हमने ये दिखाया। हमारे जितनी भी भारतीय सेना थी बड़े दमखम से लड़ी। मेरा खुद का जिगरी दोस्त था मुकेश कुमार, जो यहाँ से टाइगर हिल की लास्ट लाइन में गर्दन उड़ गई थी, मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया था। उस टाइम बड़ा अफसोस हुआ था कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया, मगर कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पता, जाना सबने था। हम आज आपके सामने बैठे हुए हैं, मगर दुख आज भी है कि ऐसे दोस्त को हमने खो दिया। इस लड़ाई के अंदर बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने। मेरी बटालियन 1889 लाइट रेजिमेंट थी, आज मेरी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। कारगिल हमको एक तोहफे के अंदर मिला, क्योंकि हमने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए हमको कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले हम लोगों को, और आज मेरी रेजिमेंट का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि हमने, मुझे भी बहुत प्राउड है कि ऐसी रेजिमेंट का हिस्सा था मैं। और उससे पहले हम लोगों को ऑपरेशन मेघदूत के अंदर भी हमारे रेजिमेंट ने भाग लिया था, उसमें भी हमारे को एक सेना मेडल मिला था। आज कारगिल हमारे नक्शे के अंदर है तो सर और इनकी टीम की बदौलत है। सर ने उसके बाद और भी बहुत सारे काम किए हैं।
संसद के ऊपर जो हमला हमारा हुआ था, तो ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अभी हमारे को एक एक्सपीरियंस था कारगिल युद्ध लड़ने का। उससे पहले ऑपरेशन रक्षा भी किया, उधर इतने गोला बारूद मेरे, वहां पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे लिए एक एक्सपीरियंस था कि चलो भाई अब की बार आर पार की लड़ाई हो जाएगी। मेन लोकेशन में आने के बाद हम अनलोडिंग कर रहे थे, हम 3 आदमी थे, बम फट गया, मेरे को ज़्यादा लगी, एक दूसरे हवलदार को पेट में पाँव में लगी, मेरा हाथ उठ गया था, अंगूठा था ऐसे उड़ गया था, मतलब पैसे लेके बैठा हुआ था, 2 बार उठने की कोशिश किया मगर दर 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 मेरा पेट पाट पूरा फट गया था, पूरे स्प्लेंडर पाँव में लग गए थे, आंतरी वगैरह बाहर थी, बचने के चांस बहुत कम थे। मेरे साथियों ने मुझे उठाया और साथी रोने लग गए, तो मैं बोला यार रो मत, तो साथी बोल रहे थे कि भाई मुश्किल बचना है क्योंकि जिसकी आंतरी थोड़ी बाहर है और गरम गरम ब्लड है इसलिए बोल रहा है, मतलब खून गर्म है तब तक बोल रहा है, उसके बाद जयराम जी की हो जाएगी। मगर ऊपर वाले कुछ और मंजूर था, हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से उठा के लेके गए, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने बोला सही डेथ। तो सीओ भावुक हो गए क्योंकि कारगिल लड़ाई में सीओ ने मेरे को देखा था कि यार इतना होनहार लड़का 6.5 फुट हाइट ऐसे कैसे उठता। उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट किया सर प्लीज़ एक बार चेक करिए। डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो डॉक्टर बोले सर 5% चांसेस हैं इसके, 95 इज द डेथ, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है, और 5% भी तब चांसेस इसके टांगे टूंगे काट देंगे तो सीओ ने बोला नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे माँ बाप सीओ साहब ही रहते अफसर, उन्होंने फटाफट साइन किया, तुम बोला ऑपरेशन शुरू करो। 5% के ऊपर रिस्क ले लिया सीओ साहब ने, शुरू होगी। हमारे पंडित कुमोती सिंह साहब थे उत्तराखंड के रहने वाले, पूजा पाठ शुरू हो गई, यहाँ पर डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरी रात ऑपरेशन चला और मेरी जान बचाने के लिए टांगे तो काट दी थी, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ी थी, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो मेरे साथियों ने बताया कि डॉक्टर साहब ने बोला था 72 हावर्स का टाइमिंग है, 72 घंटे के अंदर ये होश में आ जाएगा, तो उसके बाद हम बताएंगे क्या हो गया आगे कार्रवाई। मगर जाको राखें साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। और जब आंखें खुली तो मेरे जो साथी मेरे को बताते हैं कि डॉक्टर ने सीओ साहब को फ़ोन किया कि सर जवान को होश आ गया है, तो सीओ साहब के मुंह से निकला भी नहीं मरेगा। डॉक्टर बोले सर मैं डॉक्टर हूँ या आप हो? तो सीओ साहब बोले मैंने उस लड़के को देखा है, उसने पिकअप कर लिया है, अभी आप देख लेना, बोले वो नहीं मरेगा बोले। और वो सीओ साहब की बात बोली हुई आज आपके सामने बैठा हुआ। तो जीवन इतना आसान नहीं था कि भाई, क्योंकि एक तो मैं क्रॉस कंट्री वगैरह भी करता था और एक 6 फुट से ऊपर हाइट थी और एकदम से बंदा 3 फुट का हो गया, तो एकदम सोचता था बंदा क्या होगा, मेरे साथ ही क्यों हुआ। मेरी वाइफ मात्र 22 साल की उम्र थी मेरी वाइफ की, जिस टाइम मुझे चोट लगी उस टाइम मेरी 27 साल की उम्र थी। 1.5 साल का बच्चा था मेरे, 3 महीने की फैमिली वे में थी मेरी वाइफ। तो जब वो गाँव से आई तो मेरे को लगा भाई ये 22 साल की लड़की, इसने मेरे साथ क्या सोच के शादी किया होगा। तो मैंने मेरी वाइफ को बहुत दिनों तक ये नहीं पता चलने दिया था कि भाई मेरे टांगे भी नहीं है क्या। जब वो आती थी तो दूर बिठा देते थे, तो मैंने मेरे साथियों को बोलता था कि भाई आगे ना अपना तकिया लगा देना, और वो चद्दर डाल देते थे। तो काफ़ी दिनों तक मेरी वाइफ को ये नहीं पता चला था कि मेरे टांगे भी नहीं है, क्योंकि मैं सोचता था यार इसके साथ में क्या होगा, मतलब हम तो फौजी आदमी सहन भी कर लेंगे। मगर काफ़ी दिनों बाद जब उनको पता चला तो उस टाइम तक टाइम हो चुका था। फिर सभी ने समझाया कि भाई दीपचंद्र को प्रॉब्लम आ जाएगी, आप ऐसे नहीं करना। मुझे समझाया गया कि भाई वाइफ को प्रॉब्लम आ जाएगी। मगर जीवन इतना आसान नहीं था। मैंने बोला कि किसी तरह भी खड़ा होना, कुछ भी हो जाए, मगर कैसे खड़ा हो सकता है बंदा, मतलब हाथ पाँव नहीं है। तो मैंने बोला ये जीवन से अच्छा था कि मर जाना ठीक था। एक बार विचार आया, भगवान श्री कृष्ण की वो बातें याद आई कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी और जो हो रहा है वो भी, तो उसका कोई संकेत होगा। मैंने बोला क्योंकि मैं भी आध्यात्मिक आदमी हूँ और इन चीज़ों पर बहुत विश्वास रखता हूँ, हनुमान जी का पुजारी हूँ। तो फिर उसकी जो ध्यान आई तो मैंने बोला जो भी उसका इशारा, एक दिन इशारा यही आया कि उठना है, धिक्कार ऐसी जिंदगी के ऊपर, धिक्कार ऐसे सैनिक के ऊपर जो अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, देश की क्या रक्षा खाक करेगा, मतलब। तो वहीं से एक उदय हुआ मेरा। और 6 महीने बाद जब मुझे ये डुप्लीकेट टांग मिली तब मैंने इस मातृभूमि को नमन किया, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर एक भारत माता को हम ही माँ बोलते हैं, इस मातृभूमि को। बाकी सब आदमी इसको कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हम माँ मानते हैं। तब दोबारा से इस माँ को मैंने नमन किया और एक आशीर्वाद लिया कि जैसे मुझे बचपन में चलना सिखाया है, दोबारा से एक ऐसा आशीर्वाद दे जिससे कि मैं दोबारा अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। और मुझे एक ऐसा आशीर्वाद मिला, आज भगवान परशुराम की तरह कदम रुक नहीं रहे हैं, पता नहीं कब रुकेंगे जाकर के। नहीं, रुकने भी नहीं देगा ऊपर वाला। तो लोगों को एक मोटिवेट करते रहे। मोटिवेशन यही है कि भाई पहली बात तो मैं बताता हूँ कि खुश रहो खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो खुशी है तुम्हारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए, मतलब। तो हमेशा जीवन के अंदर है ना, मायूस नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, आप जीवन के अंदर इतने स्पीड ब्रेकर आएंगे, क्या हम गाड़ी रोकते हैं क्या? धीरे करते हैं, धीरे करते हैं। कभी कभी तो हमारे दोस्त जैसे जंप करा देते हैं बोलता तुम पास में बैठे हो चलो बोले। उसी तरह जीवन के अंदर हमारे है ना, कितने भी स्पीड ब्रेकर आए, हमने रुकना नहीं है, मंजिल पर पहुंचना है जरूरी। वही एक जीवन का है। जीवन हमारे हाथ में है, जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, मगर जीवन हमारे हाथ में, कर्म हमारे हाथ में है। हमने एक खिलाड़ी की तरह जिंदगी जीनी है या दर्शक दिया में बैठ करके ताड़ी बजानी है, वो हमारे हाथ में है, जीवन कैसे जीना है। और जो व्यक्ति आज आपके माध्यम से जो देख रहे हैं, जो भगवान को नहीं मानते वो मुझे देख सकते हो, क्योंकि आज कोई दिव्य शक्ति है जो मुझे चला रही है।
और सर के लिए एक संदेश था, जो आज इम्पोर्टेंट संदेश यही था, मैं एक सैनिक हूँ और सैनिकों के लिए भी है, पूरे भारतवासियों के लिए भी एक सीख भी है कि इन्होंने देख लो आप 2011 में जो बिजनेस शुरू किया, और जब पुलवामा का जब अटैक हुआ तो उन्होंने उस टाइम इन्होंने कसम खाई पुलवामा के अटैक के बाद में कि पुलवामा के साथ साथ में जो भी सैनिक या हमारे जैसे आदमी है या ठीक ठाक आदमी भी है, जो भी रिटायरमेंट होकर आते हैं, अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सर ने उनके लिए जैसे आम आदमी को छोड़ करके सैनिकों के लिए 2% लेस किया है कि भाई 2% में मेरी तरफ से उनको कम कर रहा हूँ, और बाकी कभी हमारे जैसे आदमी है या और कोई वीर नारियाँ को ज़्यादा दिक्कत आती है तो पर्सनली आकर के मिलिए, जो भी सेवा होगी जरूर मिलेगी। सर रिटायर हो गए हैं और सर आप थल सेना, मेरे को ज्यादा ऐसा सेना का नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे लिए हर सेना का हर जवान मेरे लिए उतना ही मतलब महत्व रखता है, उतना ही मेरे मन में आदर है उनके लिए, चाहे वो किसी भी रेजिमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी उसमें हो। आप एयर फोर्स से करते हैं, और एक इनके दोस्त और हैं हरीश चौबे जी हैं जो नेवी से बिलोंग करते हैं, और तीनों की दोस्ती है। आप यूट्यूब पे इनके खुद के, आप गूगल पे खाली सर्च कीजिएगा दीपचंद जी फौजी, आपको सब इनके बारे में पता चल जाएगा। जो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है वो हमें मिला है तो किसी कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए मिला है, सर ने किया है, और हम भी करने का प्रण लेते हैं, सर के सामने लेते हैं कि मिल के कुछ न कुछ इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, परिवार के लिए, कुछ अपने लिए जरूर करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।